नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर सेकंड से। दोस्तों, एक पॉइंट आता है दोस्तों कि सामाजिक व्यवस्थाएं और स्तरीकरण में किस तरीके से परिवार और धर्म की भूमिका रही है कि सामाजिक व्यवस्थाओं में मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है दोस्तों, तो मेरे चैनल पर विजिट करो और प्ले में जाओ और यूनिट नंबर सेकंड से वहाँ से दोस्तों सारी वीडियोज़ देख सकते हो आप। आज मैं दोस्तों आप लोगों से चर्चा करूंगा सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बताऊंगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए दोस्तों आप लोगों को रिलेट कराऊंगा कि मार्क्सवादी क्या चीज़ें हैं और प्रकारवादी और बेबरवादी उपागम के बारे में भी चर्चा करूंगा, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ऑलरेडी यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क में जब इंक्लूड किया गया है तो यहाँ से प्रश्न भी दोस्तों बनते हैं। तो मैं प्रश्नों पर भी थोड़ा सा आपसे चर्चा करूँगा। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। उन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट दोस्तों आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना और कॉपी पेन साथ में रखना। मेरे द्वारा चीज़ें जो भी बोली जा रही हैं या जो चीज़ मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो IMP बता रहा हूँ, उसे आप तुरंत उसे नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक चीज़ रखना कि जो मार्क्सवादी है उपागम, ये एक दार्शनिक के रूप में, किताबी दार्शनिक के रूप में नहीं जाना जाता है। ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, ठीक है, मार्क्सवादी के बारे में। अब ये दोस्तों इसकी जो नींव रखे, इन्होंने कौन नींव रखा, इसकी स्थापना किसने की, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने ही इसकी स्थापना की थी और यह एक जर्मन दार्शनिक थे और वहीं दोस्तों क्रांतिकारी के रूप में भी ये जाने गए। ठीक है, बेसिकली दोस्तों यहाँ जन्म से संबंधित नहीं पूछा जाता है कार्ल मार्क्स के बारे में। तो आप लोग इसे, हालांकि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यूजीसी नेट आप प्रोफेसर बन रहे हो, लेक्चरर बन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है दोस्तों 1818 में यानी 1818 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1883 में हुई थी। ठीक है, 1883 में। दोस्तों, इनके जो लेखक में दुनिया में यानी कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए एक वैचारिक जमीन को तैयार किया था। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है दोस्तों कि यह एक किताबी दार्शनिक नहीं था। ठीक है, हालांकि मैंने आपसे पहले ही बता दिया, तो ये चीज़ें भी याद रखना, क्वेश्चंस बना हुआ है, इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने अपने विचारों को स्वयं अपने जीवन में उतारा था। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि मार्क्स के अगर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो पहले के सामंतवादी अधिक जनसंख्या होती थी, उन जनसंख्याओं पर ही स्थित होती थी। वह आर्थिक समाजवादी व्यवस्थाओं में भी किसी भी प्रकार के कोई पैदा ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जिसमें असामाजिक बिहेवियर को दर्शाया जाता था। ठीक है, उत्पादन के विशेष जो तरीके होते थे वो एक क्रमबद्धता या सुनियोजित करके उसके जो कारणों के बारे में मार्क्स और एलेंज द्वारा ही किया जाता था। अब क्वेश्चन में दोस्तों अगर कभी आपसे पूछ ले कि बताइए मार्क्सवादी की जन्मदाता कौन है, अगर ऑप्शन में मार्क्स नहीं आता है दोस्तों तो किसको लगाओगे? आप लोग नोट डाउन कर लो दोस्तों। साथ ही साथ इनका एक और नाम आता है, इन्हीं के साथ थे इनके मित्र, जिनका नाम है दोस्तों एंजल्स। ठीक है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना। एंजल्स के द्वारा ही एक संयोजक शेष जनसंख्या के नाम में जो उल्लेखित किया गया था, तो इन दोनों के नामों के ही द्वारा से दोनों ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मार्क्सवादी के बारे में। तो ये चीज़ें इतना याद रखना दोस्तों। और अपने मजदूर को उन्होंने क्या किया इस दौरे में, तो उन्होंने अपने दौरे के दौरान अपने मजदूर आंदोलनों और क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ ही वे करीब से जुड़े हुए थे। चूँकि शासक वर्गों में चुनौती देने वाले उनके विचार इतने असरदार और ख़तरनाक थे कि उन्होंने कई देशों में सरकारों ने देश से निकाल दिया था और उनके लिखे या लेखों व विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो उन्होंने बेहद गरीबी में अपना जीवन बिताया है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री थी। चलिए हम बात करते हैं मार्क्सवादी उपागम के बारे में, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो यहीं से अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिकों से। कैसे, ध्यान रखना दोस्तों। एक चीज़ बता दूं, जब कभी छोटे छोटे कारखानों या उद्योगों में किसी विकास व लाभ के बारे में आपको जानकारी मिलती है, उसमें परिवार हो या परिश्रम का जो प्रयोग किया जाता था, तो उन्होंने पूर्ण रूप से बंद करना अनिवार्य हो गया था उनके लिए। ठीक है, अब छोटे छोटे कारखानों में स्थान पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ले लिया जाए। क्योंकि उन फैक्ट्रियों में ही जो मशीन के द्वारा कार्य किया जाने लगा, तो वो सभी लोग क्या थे, एक श्रमिक लोग थे। अब वो पूर्ण रूप से बेरोजगारी तो हो गए, लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे बेरोजगार मजदूरों की जो संख्या थी दिन पर दिन वो बढ़ती नजर आ रही थी। इस तर्क पर विचार व्यक्त करते हुए मार्क्सवादी ने ही कहा था कि यदि मजदूर
ध्यान से सुनना, यदि मजदूर को सभी मांगों को पूरा कर दिया जाए तो गरीबी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना। तो इनका कहने का मतलब यही था दोस्तों कि क्योंकि गरीबी तो भी ज़्यादा बढ़ेगी घटेगी नहीं, ऐसी कुछ ऐसा नहीं बताया गया था, ठीक है ना। अधिक धनवान व्यक्ति होता है सिर्फ धन को ही इकट्ठा करना जानता है, जो अधिक धनवान व्यक्ति होता है, जबकि मजदूर के पास जमा करने के लिए क्या चीज़ें होती है? उसकी अपनी मेहनत और अपना श्रम होता है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जब कभी इसके आधार पर अपना जीवन निर्वाह करता है तो उस समय अधिक मजदूर एकत्रित करने के लिए तेज़ी से या जो प्रजनन होता है, ये चीज़ें भी देखने को मार्क्सवादी में मिलता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्सवादी मानव सभ्यता और समाज को हमेशा ही दो वर्गों और शोषित, ध्यान से सुनना, जो मार्क्सवादी उपागम है, ये जो सभ्यता है दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा गया शोषक और एक का नाम रखा गया शोषित में विभाजित किया गया। तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, फैक्ट बनाते चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही दोस्तों। और माना जाता है कि साधन जो संपन्न होता है वर्ग के हमेशा उत्पादन के साधनों पर ही अपना अधिकार रखने की कोशिश करता है, तथा यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों बुजुर्गवा विचारधारा से, यानी ध्यान से सुनना दोस्तों, बुजुर्गवा विचारधारा के आड़ में एक वर्ग को लगातार वंचित बनाकर शोषित, मैं बात कर रहा हूँ शोषित, क्योंकि समाज कार्य में ही दोस्तों मार्क्सवादी को दो भागों में डिवाइड किया गया था, दो वर्गों में, ठीक है। तो एक का नाम था दोस्तों शोषक, दूसरे का नाम था शोषित। तो यहाँ पे शोषित वर्ग को दोस्तों इस षड्यंत्र का एक मान होता था जिसमें वर्ग संघर्ष की जमीन तैयार हो जाती थी और वर्गहीन समाज जो है दोस्तों वो साम्यवाद की स्थापना के लिए ही जाना जाता था। अब मैंने आप लोगों को साम्यवाद के बारे में जब चर्चा किया है तो वहाँ पे आपको लास्ट में ही दोस्तों मैंने दो नाम बताए हैं, एक का नाम बताया मार्क्स और दूसरा एंजल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सोचो दोस्तों कि इस संघर्ष के दौरान अगर देखा जाए तो अनिवार्य और निवारणात्मक जो प्रक्रिया है ये मार्क्सवाद में ही उपागम में देखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक कुछ चीज़ें और हैं दोस्तों, आप सभी को अगेन मैंने वही चीज़ों को शायद आप लोगों से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शब्दों के फेर है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। 19वीं सदी में ये हुआ था, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए सामाजिक संगठन की एक ऐतिहासिक व्याख्या करने वाले मार्क्स का यह सिद्धांत था कि हेगल का द्वंद्ववादी पद्धति की आलोचना की है। तब पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि बताइए सामाजिक गठन की जो ऐतिहासिक व्याख्या थी उसमें मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था वो हेगेल की द्वंद्ववादी पद्धति की जो थी उसकी आलोचना किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूँगा दोस्तों, बाकी आप लोग उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। देखिए मैंने आप लोगों से बताया है मार्क्सवादी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी जब जनसंख्यीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा तो मार्क्सवादी का वहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। तब मैं आपसे बताऊँगा कि आया था दोस्तों 9 माल्थसवादी विचार क्या थी उसमें, ठीक है। एक आया था लिमिटस टू ग्रोथ क्या चीज़ है ना। अब जो जनसंख्यीय संक्रमण का सिद्धांत रहा दोस्तों वो कई चरणों में डिवाइड किया गया उसको, है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत से प्रश्न सोशल वर्क में किस टॉपिक का एक पार्ट के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ संरचनात्मक प्रकारवाद। अब प्रकारवाद को क्या दोस्तों हम क्या करते हैं, एक इसे प्रकारवाद समाजशास्त्र के एक अवधारणा के रूप में भी इसकी व्याख्या करते हैं, प्रकारवाद उपागम के, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं प्रकारवाद के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो अब ये दोस्तों आप ये ना समझें कि संरचनात्मक प्रकारवाद है, ठीक है। क्योंकि केवल यह तो दोस्तों देखो यहाँ पर यह लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि ये इसी से रिलेट करने वाला एक प्रकारवाद समाजशास्त्र के उपागम के ही अंतर्गत इसे देखा जाता है ना। तो इन चीज़ों को भी फोकस करना है दोस्तों। प्रकारवाद सोच को विकसित करने के लिए समाजशास्त्रियों ने जिन दो विचारों को महत्वपूर्ण माना है उनमें दुर्खिम और टालकट पार्सल्स एक प्रमुख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना मैंने उसमें बताया था दोस्तों एंजल्स और मार्क्स बताया था, और प्रकारवाद में किसका नाम लिखा है दोस्तों, टालकट पार्सल्स लिखा है और एक दुर्खिम नाम लिखा है। तो दुर्खिम से क्वेश्चंस बने हैं कई बार दोस्तों, अगर आप समाज के बारे में पढ़े होंगे समाजशास्त्र के बारे में तो आपको पता होगा दुर्खिम के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, IMP कर लीजिए दोस्तों ये फैक्ट को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों आप लोगों को, ये अमेरिका के बेसिकली रहने वाले थे, ये भी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, है ना। देखिए वही चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने सिमिलर वही चीज़ें ले लिया है आप लोगों के लिए कि उसमें दुर्खिम ने ये चीज़ें कहा, ठीक है ना। वो सिद्धांत पर एक खास स्थान रहा है।
और अगर दोस्तों अब मैं यहाँ पे आप लोगों से जब चर्चा कर रहा हूँ संरचनात्मक या प्रत्यक्ष या आप लोगों से दोस्तों प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में या उसी के उपागम के बारे में रिलेट करा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना दोस्तों कि यह एक प्रकारवादी जो सोच है यह एक विशेष प्रकार का स्थान देता है। प्रकारवादी सिद्धांत जो है समर्थन यह मानते हैं कि समाज की क्रियाओं व्यवस्थित तरीके से चलती है, इसलिए दोस्तों यह जो समाज है वह व्यवस्था सिस्टम के रूप में देखने को मिलता है, सामाजिक व्यवस्था को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इसको आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना समाज को या व्यक्तियों के या समूह को ऐसे एक्टिविटीज़ को लेके चलता है दोस्तों। बेसिकली इसमें क्या था दोस्तों कि समाजशास्त्र में ही इस प्रकारवादी सिद्धांत के जो जनक रहे वो इमाइल दुर्खिम जी ही रहे, इन्हीं को ही माना जाता है। तो याद रखना, ये IMP कर लो, मैंने 2 बार बताया दोस्तों, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है, देन हो सकता है पूछा जा सके, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकारवाद जो है यह एक स्कूल संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुआ था। विलियम जेम्स ने दोस्तों प्रकारवाद की स्थापना की है, और अमेरिका के रहने वाले अमेरिका के जो हर्बर्ट हैं उन्होंने विश्वविद्यालय की खोज की थी। बट एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इसका जो विकास हुआ शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डेवी ने। अब मैंने शिकागो विश्वविद्यालय की बात किया तो PP पर्लमेंट के बारे में मैंने एक चीज़ आपको बताया है दोस्तों, बार बार सामाजिक समस्या समाधान के बारे में, उपागम की सामाजिक समस्या जो है वो उसके उपागम के बारे में जो PP पार्लियामेंट जो HH है ना, ठीक है, हेलन हलिस पार्लियामेंट जो HH पार्लियामेंट ने दिया है वो कहाँ पे दिया था, तो ये चीज़ें याद रखना कि शिकागो विश्वविद्यालय में याद रखना है ना दोस्तों, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब उसी में दोस्तों क्या था कि शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डेवी ने 1859 और 1952 में जेम्स और एंजल दोनों ने ही मिलकर दोस्तों एक, और उन्हीं के साथ हार्वे एकार, इनके द्वारा ही एक कोलंबिया विश्वविद्यालय में EL थॉर्नडाइक ने RF वुडवर्थ के द्वारा जो योगदान मिली थी कि समाज को किस तरीके से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, समूह को, और उनको मार्गदर्शन दिया जाए, उनकी काउंसलिंग किया जाए, उनके लिए हम पथ प्रदर्शक कैसे बने, सुसाधक कैसे बने, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों प्रकारवाद के बारे में चर्चा की गई थी यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रकारवाद के, यहाँ पे 2 बातों को ज़्यादातर बेसिकली फोकस किया गया, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, पहली चीज़ें रही दोस्तों। दूसरा काम ये रहा है कि व्यक्ति क्यों व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो अगर जब कभी पूछा जाए व्यक्ति क्यों व्यवहार करते हैं, ये किस उपागम से रिलेटेड है, आपके सामने 3-4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, जिसमें आपको प्रकारवाद का जो उपागम का एक ऑप्शन मिलेगा, वही ऑप्शन जो दोस्तों होगा वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पर वुडवर्थ ने बताया 1948 में कि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वाले जो मनोविज्ञान को प्रकारवाद के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जो प्रश्न के उत्तर ढूंढते हैं वो मनोविज्ञान को प्रकारवाद के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। प्रकारवाद में जो चेतना और उसके विभिन्न तत्वों के रूप में विश्लेषण करके उसे बल देना एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर और मानसिक एक्टिविटी यानी प्रोसेस, और आप समझ सकते हो अनुकूलन व्यवहार को, अध्ययन को महत्व देता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, प्रकारवाद में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोलंबिया के बारे में दिया है, तो आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि कोलंबिया प्रकारवादियों के में, जिसमें EL थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दिया था, तो RS वुडवर्थ का जो योगदान था वो सर्वाधिक रहा। अब दोस्तों थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी थी, देखो अब ध्यान से सुनो, उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें सीखने के नियम के बारे में बताया गया था। अब मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ सीखने के 2 नियम है दोस्तों, एक मुख्य है और दूसरा है गौड़। ठीक है, मुख्य में 3 आते हैं, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम आता है। वहीं दोस्तों गौड़ में 5 आते हैं। ये चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप लोग जाइए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं सारी वीडियोस। ठीक है ना दोस्तों, उसके माध्यम से आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों मैं, कि अब आप लोगों को हो सकता है, ठीक है, कि पर डे आपको वीडियो मिले, अगर मुझे टाइम मिलता है तो अब दोस्तों क्या है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। ठीक है, हमारे दिल्ली में अब थोड़ी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, कंटिन्यू हो रहा है। लोग अल्लाह की जॉब पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो प्रोसीजर है दोस्तों वो घर पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, मैं घर पर ही स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को पर डे वीडियो अपलोड करके देता रहूँगा।
दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा अगर वीडियो को लाइक करते हैं या और लोगों में भी शेयर करते हैं, मुझे लाइक थोड़ी मिल जाती है या शेयर देखने से और लोगों को जानकारी थोड़ी सी हो जाती है सोशल वर्क के बारे में, तो मैं आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू करता ही रहूँगा प्रोवाइड, और अच्छे से करूँगा। जैसे मैं डेली क्या करता हूँ दोस्तों, 3 से 4 करता हूँ, 3 से 4 वीडियोज़ जो है अपलोड करता हूँ। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखना। हाँ, अब मैं आप लोगों को कुछ MCQs, मैंने बार बार बोला है कि MCQ करने वाला हूँ दोस्तों ऑनलाइन से, ठीक है, सॉरी लाइव से। तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि आप जब लाइव आओगे तो मैं आप सबसे ही क्वेश्चंस करूँगा। क्वेश्चन तो मैं करूँगा लेकिन आंसर आप सब ही दोगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो 4 एलिमेंट या जो 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शनों को भी जो जो डाउट होंगे उस पर भी मैं क्लियर करूँगा, और वहाँ से मैं आप लोगों से खुद पूछूंगा दोस्तों कि बताइए उस कॉन्सेप्ट उसका क्या हो सकता है। तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। हालांकि आप लोग दोस्तों पढ़ते रहिए, अगर कोई टॉपिक छूट रहा है सिलेबस में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहिए, तो मैं आप लोगों को आसानी से उसके माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना और पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करो। अगर कोई डाउट होता है मैं आपके कमेंट के माध्यम से दोस्तों समस्या का समाधान करूंगा। अगर बाय द वे दोस्तों, अगर मैं आपके मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो आप को मैं ज़रूर मैसेज करूंगा जब मैं फ्री होऊंगा। या तो दोस्तों मेरे पास तो फ़ोन तो होता है, लेकिन मैं बिज़ी होने के नाते फ़ोन पिकअप नहीं करता हूँ, ठीक ना। तो अगर मैं फ्री होऊंगा दोस्तों तो आपके मैसेज का, आपके कॉल बैक का, सारी चीज़ों का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इन चीज़ों को ध्यान देना और आप लोग पढ़ते रहो। अगर आप लोग मैसेज करते हो दोस्तों तो अच्छी बात है, क्योंकि मैसेज मैं पढ़ता रहता हूँ, है ना, कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट बात मैं करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर उडवर्थ के बारे में, जो प्रकारवादियों के बारे में इन्होंने बताया कि समाज मनोविज्ञान की जो चेतना है वो व्यवहार के अध्ययन के एक विज्ञान के रूप में माना गया है। सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्यों हो गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत रहा दोस्तों, ये किसने दिया है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कि SOR यानी उद्दीपक प्रणाली जो अनुक्रिया है वो किसने दिया है, ये आप मुझे कमेंट में उस व्यक्ति का नाम लिखकर बताओगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किस तरीके से एजुकेशन में प्रकारवाद का एक रूप बना, एक उसका स्ट्रक्चर बना, संरचना बना। तो किस तरीके से जो प्रश्न बनेगा दोस्तों वो यहीं से बनता है, IMP कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा के बारे में किस तरीके से इसका योगदान रहा तो बेसिकली ये पूछा भी जाता है। शिक्षा के हम पेपर देते हैं एजुकेशन से ही रिलेटेड, तो इसलिए एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। प्रकारवाद में मानव व्यवहार मूलतः अनुकूल एवं लक्ष्यपूर्ण बताया गया है, और अतः स्कूल का प्रमुख जो लक्ष्य है बच्चों को समाज में उन्हें समायोजित करना। या देखिए यहाँ पे समायोजित का मतलब है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। अब दोस्तों सीखने की जो प्रक्रिया है वातावरण में महत्ता पर बल देता है, और सीखने की प्रक्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों थॉर्नडाइक के बारे में, है ना। अध्यापकों का जो प्रयास होना चाहिए वो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना चाहिए, उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है उसे प्रेरित करना चाहिए। ये था दूसरा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP तो पॉइंट को करिए, यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है दोस्तों। CTET, UP TET, UGC नेट, बहुत सारे एग्जाम में बना है इस पॉइंट से क्वेश्चन दोस्तों। IMP करिए और इसे नोट डाउन करिए कि इस विचारधारा में पहले से चली आ रही जो सैद्धांतिक प्रयत्नों का कॉन्सेप्ट है जो कि पाठ्यक्रम के अंग थे, वे क्रांतिकारी बदलाव लाए, और स्कूल पाठ्यक्रम में करके सीखना, ये IMP है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया गया। IMP इसको करिए दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में कई बार क्वेश्चंस यहाँ से बनकर उठा है दोस्तों जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, शिक्षार्थियों की जो क्षमता है वो व्यक्ति विभिन्नताओं पर बल देता है एजुकेशन में। प्रकारवाद के इस बात पर बल दिया गया कि अलग अलग आयु के वस्त्रों के बच्चों को आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, यह आप सबको पता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों कि प्रकारवादिक में शिक्षा की जो उपयोगिता या सिद्धांत है उसके बारे में, जो प्रैक्टिज्म है उसका जन्म हुआ, जिसमें सीखने की जो प्रक्रिया है बालक की महत्ता पर बल देता है। ब्रट जो पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है, उस कैरिकुलम में केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिनको समाज में यूज़ हो सके या उसका उपयोग किया जा सके। इस संप्रदाय में, जिसमें स्कूल में शिक्षा में वैज्ञानिक जानकारी पर बल डालना और साथ ही शिक्षण और सीखने के एक नई विधियों जैसी कार्यक्रमित सीखना यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग जैसे शिक्षण विधियों का विकसित करना, ये भी दोस्तों प्रकारवाद का उपागम के अंतर्गत शिक्षा में यूज़ किया जाता है, यानी ये एजुकेशन में। और मैंने थॉर्नडाइक के बारे में आप लोगों से बता चुका हूँ दोस्तों, सेम बात वही डाला गया है, ठीक है ना दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा देखिए ब्लर आ रहा है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बताओगे। हालांकि पीडीएफ में सही आ गई है दोस्तों, है ना। तो मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा दोस्तों, और आप लोग अगर ग्रुप में हैं तो सभी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों ये मिलती रहेंगी। और मैं आशा भी कर रहा हूँ दोस्तों कि बच्चों को पीडीएफ जो है कंटिन्यू मिल रही है ना। तो अगर जिन बच्चों को नहीं मिल रही है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि आप लोग ग्रुप में जुड़े, और जैसे ही आप लोग ग्रुप में जुड़ जाओगे तो मैं आप लोगों को आसानी से पीडीएफ उसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अस्तरीकरण के बारे में हालांकि हेडिंग में ही लिखा हुआ अस्तरीकरण क्या चीज़ है थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको ये पॉइंट डाला हूँ दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने ही विभाजन शब्दों का जो प्रयोग किया है उस फ्रांस में उत्पन्न हुआ था और पूरे यूरोप में सबसे प्रचलित शब्दावली बन गई है। मार्क्स ने वर्गों को बड़ा महत्व दिया। 1848 में दोस्तों यहाँ पर एक एंगल्स यानी एंजल्स नाम आता है और एगल्स नाम भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। साथ मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र की स्थापना हुई थी और एक इसको बोला गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक भी लिखा था। तो ये आईएमपी यहाँ से कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया है ये चीज़ें, ठीक है। कि ये पुस्तक लिखी किसने थी दोस्तों, तो एंगल्स ने मिलकर लिखा था। कौन सी पुस्तक का नाम क्या था, एक का नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र, दूसरे का नाम था कम्युनिटी मैनिफेस्टो नाम था दोस्तों। ये चीज़ें याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों आगे। तो यहाँ पर आगे एक चीज़ मिलता है दोस्तों हम लोगों को, देखिए ध्यान से दोस्तों। देखिए ये एक्चुअली क्या है, ब्लर आ रहा है बहुत ज़्यादा, और हालांकि मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ से एक फैक्ट और नोट डाउन कर सकते हैं कि मैक्स वेबर के विचार में इन्होंने सामाजिक असमानता को त्रियामी कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी, ये क्वेश्चंस बना है यूपीएससी में। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि इनका जो विचारधारा था दोस्तों, मैक्स वेबर के ही सामाजिक असमानताओं को त्रियामी के रूप में इन्हें कहा गया था। 1905 में वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति के नाम से इसके निबंध पर वेबर ने कहा कि आर्थिक असमानता और उसके वर्ग के प्रतिष्ठानों की जो असमानता है उसका पता करना और परिस्थिति और समूह को एवं शक्तियों की असमानता का पता राजनीतिक दल से होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। वेबर ने ही दोस्तों मोटिवेशन यानी प्रेरणा में 1966 में ये कहा कि लस्की ने बताया कि ये पुस्तक जो है पावर एंड प्रीवेज, ठीक है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। प्रीवेलेज यानी पावर एंड प्रिविलेजन में इन्होंने असमानता जो है उसको 3 आयामी के रूप में बताया था। तो पूछा जाता है कि बताइए मैक्स जो वेबर हैं वो कौन से आयाम को बताया है इन्होंने, तो त्रिआयामी बताया है ना। तो ये चीज़ें ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और एक चीज़ें हैं, हालांकि जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैं आप लोगों को वही चीज़ें बता रहा हूँ, और पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप लोग इसे सीन कर लेना एक बार। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ें। सामाजिक स्तरीकरण, देखो मैंने अभी स्तरीकरण के बारे में चर्चा किया, तो सामाजिक स्तरीकरण क्या चीज़ है, हालांकि वही चीज़ें हैं, आप लोगों को इसमें कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि सामाजिक स्तरण में समाज की जो मौजूदा का जो असमानता या एक पहलू है, सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं में जो उत्पन्न असमानताएं मौजूद रहती हैं, प्रत्येक समाज में किसी न किसी के रूप में सुविधा, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर ही निर्मित की गई जो श्रेणी होती है, उन श्रेणियों के स्तरों का अस्तित्व पाया जाता है। तो ये चीज़ें बताया गया था सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। और अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन ही आ गया। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया था, एक बार ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिए कि सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में मैक्स वेबर के उपागम को क्या कहते हैं, एक आयामी, द्विआयामी, 3 आयामी कि 4 आयामी। और आप लोगों ने अगर वीडियो को सही देखा होगा दोस्तों तो सबसे पहले आप लोगों ने बता दिया होगा त्रिआयामी। तो यहाँ से सिर्फ फैक्ट के तरीके से क्वेश्चंस बनकर आएंगे दोस्तों। अगर अप्लाइड क्वेश्चंस बनेंगे तो जो शिक्षा में यूज़ होता है अप्लाइड क्वेश्चन, एजुकेशन यानी अप्लाइड प्रश्न, तो वो होगा आप लोगों का एजुकेशन के पार्ट से, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। और एक चीज़ बता दूं मैं दोस्तों कि मैं अब आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियोस जो हैं सोशल वर्क में दोस्तों लाने में असमर्थ हूँ। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आप लोगों को पूरी वीडियोस मिले। देखिए अभी भी मैंने अपने स्टेटस पे डाला है कि वीडियोस जो है दोस्तों अभी कम मिल पाएगी, लेकिन कुछ बच्चों का उस पर रिस्पॉन्स भी आया है कि सर ऐसा ना करें,
आप डेली कोई ना कोई वीडियो जरूर बना के दे। देखिए अभी मैं थोड़ा सा फ्री था दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए 20 से 25 मिनट की एक वीडियो जो है अपलोड करके दे रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैं डेली आपको जब भी मैं फ्री रहूँगा तो आपको एक आध वीडियो दूंगा, लेकिन कोई समय लिमिट नहीं होगी कि कब दूंगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, और पढ़ाई आप लोग करते रहो। और कोई भी चीज़ या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या आ रही है किसी टॉपिक या क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सोशल वर्क से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करें, या दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप भी करके वहाँ से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।